हेलो दोस्तों, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी आपके साथ में एक बार फिर से स्वागत है। आज हम लोग 1st ऑफ दिसंबर टू 15th ऑफ दिसंबर तक के सारे इंपॉर्टेंट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को डिस्कस करने वाले हैं। इस पर्टिकुलर लेक्चर में हम लोग डिफरेंट टाइप्स ऑफ करंट अफेयर्स, चाहे वो इंडिया के बारे में हो या वर्ल्ड के बारे में हो या फिर मध्य प्रदेश के बारे में हो, वो सारी चीज़ें हम लोग यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। ये पर्टिकुलर सीरीज आपको डिफरेंट कॉम्पिटेटिव एग्जाम लाइक एमपीपीएससी, एसएससी, रेलवे, पुलिस एग्जाम या अदर कोई भी टेट एग्जाम है, उन सभी एग्जाम्स में आपको ये करंट अफेयर सीरीज से बहुत ज़्यादा फायदा होने वाला है और इससे प्रश्न पूछे जाते हैं। तो बिना देरी करते हुए हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगर आपको ये पूरा सेशन हमारा पसंद आए तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब, साथ ही साथ अपने उन दोस्तों तक जिसको इसकी ज़रूरत है, डिफरेंट सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म लाइक फेसबुक, व्हाट्सएप या इंस्टाग्राम पर आप इस सेशन को शेयर भी कर सकते हैं। चलिए हम लोग बात करते हैं अपनी फर्स्ट न्यूज़ के बारे में। फर्स्ट न्यूज़ है इंडिया और श्रीलंका की एक जॉइंट एक्सरसाइज है जिसका नाम है मित्र शक्ति। मित्र शक्ति जो कि किन दो देशों के बीच की एक जॉइंट एक्सरसाइज है, तो ध्यान रखना है मित्र शक्ति। मित्र शक्ति की जब भी बात होगी तो मित्रता किससे निभा रहा है भारत? भारत निभा रहा है इंडिया और श्रीलंका। श्रीलंका से मित्रता निभा रहा है, तो भारत और श्रीलंका के बीच में जो मिलिट्री एक्सरसाइज है वो कहाँ कंडक्ट होने वाली है? तो आंध्र पुणे में। आंध्र पुणे में ये कंक्लूड होने वाली है। तो एज इट इज आपको ध्यान रखना है ये एक्सरसाइज कंडक्ट की गई पुणे में। एज इट इज यही प्रश्न पूछा जाता है कि मित्र शक्ति ये किन दो देशों के बीच की ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज है? तो ध्यान रखना है इंडिया और श्रीलंका। साथ साथ इसे कहाँ कंडक्ट किया गया? तो ये आंध्र पुणे में इसे कंडक्ट कराया गया। बात करते हैं हमारी नेक्स्ट एक्सरसाइज जिसका नाम क्या है? विन बैक्स। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है विन बैक्स। विन बैक्स। विन बैक्स ये भारत यानी कि इंडिया और वियतनाम के बीच इन दो देशों के बीच की एक एक्सरसाइज है, मिलिट्री एक्सरसाइज है। ध्यान रखना है एज इट इज। इसका जो फर्स्ट एडिशन हुआ है यानी कि पहला संस्करण वो जबलपुर मध्य प्रदेश में कंक्लूड किया गया था। ये अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है, सन 2018 में। इसके अलावा अभी जो होने वाला है 11 से 21 दिसंबर के बीच में जो हुई वो इसका फोर्थवा यानी चौथा एडिशन था। एज इट इज ये वाली बात आपको ध्यान रखनी है। तो विन बैक्स एक्सरसाइज जो है ये भारत और वियतनाम के बीच की एक एक्सरसाइज है। पहला संस्करण जबलपुर मध्य प्रदेश में आयोजित किया गया, कंडक्ट कराया गया, और अभी चौथा संस्करण था जिसे 11 से 21 दिसंबर के बीच में वियतनाम में इसे कंडक्ट कराया गया। तो वियतनाम के भी किस जगह पर? तो वो अगर आपसे पूछ लिया जाए तो ध्यान रखना है हनोई। हनोई वियतनाम में इस एक्सरसाइज को कंडक्ट कराया गया है। एज इट इज ध्यान रखना है। यही सारी बातें आपको हिंदी में भी देखने के लिए मिलेंगी, तो परेशान होने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, बिल्कुल सिंपल सा प्रश्न पूछा जाएगा, विनबैक्स किन दो देशों के बीच की मिलिट्री एक्सरसाइज है? तो आपको बताना है इंडिया और वियतनाम। और साथ ही साथ पहला एडिशन कहाँ कराया गया था? तो जबलपुर मध्य प्रदेश। इसके अलावा करंट जो हुआ है वो फोर्थ एडिशन था जिसे हनोई वियतनाम में कंडक्ट या आयोजित कराया गया। बात करते हैं ह्यूमन राइट्स डे के बारे में। ह्यूमन राइट्स डे की जब हम लोग बात करते हैं यानी कि मानवाधिकार की हम लोग बात कर रहे हैं। मानवाधिकार कब मनाया जाता है? तो प्रत्येक साल 10 दिसंबर को मानवाधिकार दिवस मनाया जाता है। एज इट इज ध्यान रखना है। मानवाधिकार दिवस 2023 का विषय क्या रहा है? तो विषय है सभी के लिए स्वतंत्रता, समानता और न्याय। बिल्कुल सिंपल सा है, ध्यान रखना है। फ्रीडम, इक्वालिटी एंड जस्टिस फॉर ऑल, ये इसकी क्या रही है? थीम। तो ये थीम इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है। इसके अलावा क्या ध्यान रखना है? इसके अलावा ध्यान रखना है आपको ह्यूमन राइट डे कब मनाया जाता है? तो 10 दिसंबर को मनाया जाता है। किसकी याद में बनाया गया? तो मानवाधिकार दिवस हर साल 10 दिसंबर 1948 के उस दिन की याद में मनाया जाता है जब संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा मानवाधिकारों की सार्वभौम घोषणा को मंजूरी दी गई थी। यानी ह्यूमन राइट्स को एक यूनिवर्सल डिक्लेरेशन दिया गया यूएनजीए के द्वारा। तब से ये प्रत्येक साल मनाया जा रहा है। 10 दिसंबर 1948 को यह डिक्लेरेशन दिया गया था। एज इट इज ध्यान रखना है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। क्या तीन प्रश्न बनते हैं? पहला प्रश्न बनेगा कब मनाया जाता है? तो 10 दिसंबर को मनाया जाता है ह्यूमन राइट डे। इसके अलावा 2023 की थीम क्या है? तो थीम है फ्रीडम, इक्वालिटी एंड जस्टिस फॉर ऑल, यानी कि सभी के लिए स्वतंत्रता, समानता और न्याय। कब से मनाया जा रहा है? तो 10 दिसंबर 1948 से यह मनाया जा रहा है जब इसका डिक्लेरेशन दिया गया। इसके अलावा अगला जो डे है वो ध्यान रखना है आपको 2 ऑफ दिसंबर। वेरी 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 इंपॉर्टेंट है। नेशनल पॉल्यूशन कंट्रोल डे। पॉल्यूशन, प्रदूषण की बात हो रही है, पॉपुलेशन कंट्रोल डे से आपको कंफ्यूज नहीं होना है। यहाँ पर पॉल्यूशन है, ठीक है, यानी प्रदूषण की बात हो रही है। कब मनाया जाता है? ये 2 दिसंबर को मनाया जाता है। एज इट इज ध्यान रखना है। नेशनल पॉल्यूशन कंट्रोल डे यानी जब भी हम लोग बात करते हैं तो आप सभी को पता होगा 2 दिसंबर 1984 में भोपाल गैस ट्रेजेडी हुई। भोपाल गैस ट्रेजेडी से आप सभी लोग अवगत हैं।
ये आप सभी को इसके बारे में पता है। कई बार ये प्रश्न पूछा गया है। ये 1984 का ये इवेंट है, जो कि अपने आप में बहुत बड़ा और भयावह इवेंट था। 1984 में यूनियन कार्बाइड कॉर्पोरेशन फैक्ट्री में मिथाइल आइसोसाइनेट नामक गैस क्या लीक होने से वहां पर भोपाल के आसपास के क्षेत्रों में ये त्रासदी देखी गई, और वहां पर बहुत जबरदस्त, ये बहुत भयावह लेवल पर ये घटना हुई। इस वजह से ये ट्रेजेडी अपने आप में इतिहास के पन्नों में दर्ज हो गई। तो ध्यान रखना है कौन सी गैस है, तो ध्यान रखना है मिथाइल आइसोसाइनेट। इसके अलावा कब ये इवेंट हुआ, तो 1984 में। कब? 2 दिसंबर 1984 का ये दिन था। एज इट इज, ये वाली बात ध्यान रखनी है आपको। भोपाल गैस त्रासदी 2 और 3 दिसंबर 1984 को भोपाल मध्य प्रदेश में हुई थी। इस विनाशकारी रासायनिक रिसाव को अब तक की सबसे खराब औद्योगिक विपदाओं में से कहा गया था। इसके अलावा यूनियन कार्बाइड कॉर्पोरेशन की भारतीय सहायक कंपनी के एक कीटनाशक संयंत्र से लगभग 45 टन मिथाइल आइसोसाइनेट गैस निकल गई थी। अपने आप में बहुत बड़ी ट्रेजेडी थी। इस वजह से ध्यान रखना है। नेशनल पॉल्यूशन कंट्रोल डे तभी से ये मनाया जा रहा है। यानी इंडस्ट्रियल पॉल्यूशन जितने भी होते हैं, उन सभी की रोकथाम के लिए और ये जन जागरूकता भी बढ़ाने के लिए कि पॉल्यूशन को कम करना चाहिए, इस तरह से एक ऐसा डे सेलिब्रेट किया जा रहा है प्रत्येक साल। उसके बाद से ध्यान रखना है 2 दिसंबर नेशनल पॉल्यूशन कंट्रोल डे, एज इट इज इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा भोपाल गैस ट्रेजेडी भी उतनी ही इंपॉर्टेंट है, जो कि 1984 का इवेंट है। बात करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट रूल्स और एक्ट्स बनाए गए उसके बाद ही आए हैं। यानी कि आप देखिए, पॉल्यूशन कंट्रोल की जब आप बात करते हो ना, क्यों ये इतना इंपॉर्टेंट है ये इवेंट भोपाल गैस ट्रेजेडी, उसका एकमात्र रीजन ये है कि उसके पहले इतना ध्यान नहीं दिया जा रहा था पॉल्यूशन कंट्रोल के ऊपर, लेकिन उसके बाद से बहुत सारे एक्ट्स बनाए गए, बहुत सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस आए, सिर्फ और सिर्फ कब से? 1984 के वो भोपाल गैस ट्रेजेडी वाला जो इवेंट था उसके बाद से। ऑलरेडी मैंने प्रीवियस ईयर भी ये वाली बात बताई थी आपको। हम लोग फिर से उन्हीं चीजों को रिपीट कर रहे हैं। बिल्कुल सिंपल सा है, ध्यान रखना है। एनजीटी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एनजीटी 2010 का ये एक्ट है, एज इट इज वेरी इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा ई वेस्ट मैनेजमेंट 2016, प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट 2016, 1986 इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट, ये भी अपने आप में इंपॉर्टेंट है। तो ये दोनों बातें आप ध्यान रखेंगे। इसके अलावा एयर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल एंड पॉल्यूशन एक्ट 1981, वाटर प्रिवेंशन कंट्रोल एक्ट 1974। आपने क्या गौर किया? आपने ये वाली बात आपको बहुत आसानी से समझ में आएगी कि सिर्फ ये एक्ट जो है, एयर प्रिवेंशन कंट्रोल एक्ट 1981, इसके अलावा बाकी सारी एक्ट जो आए हैं बहुत ज्यादा अच्छे लेवल पर, चाहे प्लास्टिक वेस्ट, चाहे ई वेस्ट, चाहे वो नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल या वाटर को लेकर सारे एक्ट जो आए हैं, इन दोनों के अलावा बाकी सारे 1984 के बाद आए हैं। इसलिए आपको ये इवेंट भी ध्यान रखना है, और साथ ही साथ इन एक्ट्स के बारे में भी ध्यान रखना है। 2 ईयर ध्यान रखना है। 2010 में एनजीटी बना, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल एक्ट के थ्रू, और इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट आया 1986 में। बात करते हैं नेक्स्ट करंट अफेयर्स के बारे में। नेक्स्ट हमारा करंट अफेयर्स है वर्ल्ड डिजिटल कॉम्पिटिटिवनेस इंडेक्स की। जब हम लोग बात करते हैं वर्ल्ड डिजिटल कॉम्पिटिटिवनेस इंडेक्स की, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपको पता होना चाहिए कि डिजिटल रूप में जो भारत है, डिजिटली भारत की ग्रोथ बहुत जबरदस्त लेवल पर हो रही है। ये पहली बात आपको ध्यान रखनी है कि वर्ल्ड डिजिटल कॉम्पिटिटिवनेस इंडेक्स कौन जारी करता है, तो ध्यान रखना है इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट एंड डेवलपमेंट आईएमडी द्वारा ये जारी किया जाता है। इस साल भारत की रैंक क्या रही है, तो 49th रैंक रही है। ध्यान रखना है 49th रैंक भारत की रही है। सिर्फ इतना ही ध्यान, क्योंकि डिजिटल वातावरण के क्षेत्र में भारत लगातार प्रोग्रेसिव है और लगातार विकास कर रहा है। इस वजह से ये इंपॉर्टेंट हो जाता है ये इंडेक्स। वर्ल्ड डिजिटल कॉम्पिटिटिवनेस इंडेक्स में भारत की रैंक 49th आई है, और टॉप किया है यूएस ने। ध्यान रखना है, तो टॉप कंट्री कौन सी है, तो टॉप किया है यूएस यानी अमेरिका ने, और उसके अलावा 49th रैंक है इंडिया की। इसके अलावा अगर बात करें, नीदरलैंड की सेकंड रैंक है। सेकंड रैंक है नीदरलैंड की, और सिंगापुर की है थर्ड रैंक। ये वाली बात भी आप ध्यान रख सकते हैं। फिलहाल आप इतना ध्यान रखिए कि वर्ल्ड डिजिटल कॉम्पिटिटिवनेस इंडेक्स में भारत की रैंक 49वीं है, जबकि टॉप किया है अमेरिका ने। साथ ही साथ ये इंडेक्स कौन जारी करता है, तो भारत ये जारी करता है आईएमडी नाम की एक संस्था है, इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट एंड डेवलपमेंट द्वारा ये जारी किया जाता है। बात करते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट इंडेक्स के बारे में। अगला इंडेक्स भी अपने आप में वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट इसलिए है कि इंडिया की जो रैंक है 7th प्लेस पे पहुंच गया है ग्लोबल क्लाइमेट परफॉर्मेंस इंडेक्स में। यानी कि ग्लोबली क्लाइमेट जो परफॉर्मेंस है, यानी कि जिस तरह से क्लाइमेट में चेंजेस हो रहे हैं, या उन सारे चेंजेस को रिकॉर्ड करके ही इस पर्टिकुलर इंडेक्स को तैयार किया जाता है, या सरकार किस तरह से अपने अपने देश का क्लाइमेट इंप्रूव करने के लिए काम कर रही है, इस पर भी बेस्ड होकर ये इंडेक्स बनाया जाता है। तो इस परफॉर्मेंस इंडेक्स यानी सीसीपीआई अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है।
चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स एज इट इज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है। पब्लिश कौन करता है? जर्मन वॉच, द न्यू क्लाइमेट इंस्टीट्यूट एंड द क्लाइमेट एक्शन नेटवर्क इसे जारी करता है। एज इट इज ध्यान रखना है, जर्मन वॉच का नाम आप ध्यान रखेंगे। इसके अलावा क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स जर्मन वॉच जारी करता है। और भारत की रैंक क्या रही है, तो आपसे पूछ लिया जाए कि भारत की रैंक क्या रही है, तो इंडिया की रैंक 7th रही है। एज इट इज अपना आप ध्यान रखेंगे। बहुत जबरदस्त प्रदर्शन है, भारत लगातार इसमें अच्छे स्पॉट पर आ रहा है, अपना अपनी पोजीशन को बहुत अच्छा कर रहा है। क्योंकि 2014 में अगर बात करें, 2014 में ये 31st पोजीशन पर था, 31st पोजीशन पर था। और अब यानी 2023 में भारत भारत 7th रैंक पर आ चुका है, जो कि अपने आप में एक सराहनीय बात है। ठीक है, बात करते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के बारे में। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स से मिन्हो एंड ली जोंगवूक को ग्लोबल एम्बेसडर फॉर ओलंपिक्स चूज किया गया है। ओलंपिक्स का ग्लोबल एम्बेसडर किन्हें नियुक्त किया गया है? सिर्फ इनका नाम ध्यान रखना है। क्या मैं बोल रहा हूं? मैं बोल रहा हूं सिंपल सा, ओलंपिक ओलंपिक का ओलंपिक का ग्लोबल एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया है? तो इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी ने दो पर्सनालिटी, दो एक स्टार हैं जिनका नाम क्या है? मिन्हो मिन्हो और ली डोंग वूक, इन दोनों को ओलंपिक का एम्बेसडर, ग्लोबल एम्बेसडर नियुक्त किया गया है। फोर्थ विंटर यूथ ओलंपिक्स कहाँ होने वाले हैं? तो ये गंगाओं में होने वाले हैं, गंगाओं रिपब्लिक ऑफ कोरिया में होने वाले हैं। एज इट इज इतना ये वाली बात आप ध्यान रखेंगे। तो फोर्थ विंटर ओलंपिक कहाँ होने वाले हैं, ये भी आपको ध्यान रखना है। साथ ही साथ आप ये भी ध्यान रख सकते हैं कि किन्हें नियुक्त किया गया। तो मिन्हो और वूक कैसे याद रखेंगे भाई? तो ध्यान रखेंगे, विंटर ओलंपिक, विंटर में विंटर ओलंपिक हो रहे हैं। कहाँ हो रहे हैं विंटर ओलंपिक? कहाँ हो रहे हैं? तो ये कोरिया में हो रहे हैं, रिपब्लिक ऑफ कोरिया में हो रहे हैं। और कोरिया के दो सुपरस्टार हैं जिनका नाम क्या है? मिन्हो मिन्हो और वूक, मिन्हो और वूक। ये दोनों बातें आप ध्यान रखेंगे, बिल्कुल सिंपल सा है। चलिए बात करते हैं, भारत की एक प्लेयर है ग्रैंड मास्टर, इंडिया की थर्ड फीमेल ग्रैंड मास्टर, चेस ग्रैंड मास्टर बन चुकी हैं। कौन? आर वैशाली। ये आर वैशाली वही है जिनकी इमेज आपको यहाँ पर दिख रही है, दिख रही है। ये वही है जिनका नाम आप चेस में बहुत जबरदस्त लेवल पर सुना होगा, रमेश बाबू प्रज्ञानंदा। आपने सुना होगा, फर्स्ट एवर ग्रैंड मास्टर थे ये। अपने आप में बहुत जबरदस्त प्रदर्शन है उनका चेस में। और उन्हीं की ये बहन है अपने आप में। बड़ी बात है, वैशाली यानी कि दोनों भाई बहनों ने जबरदस्त प्रदर्शन किया है और ये टाइटल अपने नाम किया है। वैशाली रमेश बाबू ने ग्रैंड मास्टर का टाइटल जीत लिया है, अर्न किया है। ये थर्ड फीमेल प्लेयर है जिन्होंने ग्रैंड मास्टर का टाइटल अचीव किया है। इसके अलावा अगर बात करें, ये किनकी बहन है? तो रमेश बाबू प्रज्ञानंदा की ये बहन है, जो कि अपने आप में एक भाई बहन की जोड़ी है, जिन्होंने पहली ऐसी जोड़ी है भाई बहन की जिनमें दोनों को चेस ग्रैंड मास्टर का खिताब दिया गया है। अगर बात करें ये पूरी लिस्ट के बारे में, तो इस लिस्ट के बारे में अगर हम बात करते हैं, तो पहले ग्रैंड मास्टर, चेस के ग्रैंड मास्टर कौन थे? तो आप सभी को पता है, विश्वनाथन आनंद साहब। अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार प्रश्न पूछा जा चुका है। इसके अलावा चेन्नई की जो वैशाली रमेश बाबू हैं, वो 84th ग्रैंड मास्टर हैं। अपने आप में ये इंपॉर्टेंट है। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि सब यंगेस्ट, सबसे कम उम्र के चेस ग्रैंड मास्टर कौन थे, तो इन्हीं के भाई यानी कि आर प्रज्ञानंदा यंगेस्ट चेस ग्रैंड मास्टर रहे हैं। ठीक है, तो एज इट इज ध्यान रखना है। अगर स्टेट में बात करें, तो तमिलनाडु ऐसा भारत का राज्य है जहां पर सबसे ज्यादा ग्रैंड मास्टर टाइटल जिसने जीते हैं, यानी कि वहां के खिलाड़ी सबसे ज्यादा ग्रैंड चेस मास्टर जीत रहे हैं। अपने आप में इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है। तो 84th ध्यान रखेंगे आप। इसके अलावा विश्वनाथन आनंद, जो कि फर्स्ट इंडियन प्लेयर थे जिन्हें चेस ग्रैंड मास्टर का खिताब दिया गया। इसके अलावा यंगेस्ट चेस ग्रैंड मास्टर आर प्रज्ञानंदा। और तमिलनाडु राज्य एकमात्र ऐसा राज्य है जहां पर सबसे ज्यादा ग्रैंड मास्टर टाइटल्स गए हैं। इनको जारी कौन करता है ये टाइटल्स को? तो इंटरनेशनल चेस फेडरेशन फिडे द्वारा ये जारी किया जाता है। अपने आप में इंपॉर्टेंट है, जो कि 1924 पेरिस में स्टार्ट किया गया। ये ग्लोबल स्पोर्ट ऑर्गेनाइजेशन है बाय द इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी 1999। इसका हेडक्वार्टर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है, लुसाने स्विट्जरलैंड में इसका हेडक्वार्टर है। अपने आप में ये इंपॉर्टेंट है। इसके करंट चेयरमैन है एरकाडी ड्वारकोविच और वाइस प्रेसिडेंट हैं विश्वनाथन आनंद। ये वाली बात भी आपको पता होनी चाहिए कि फिडे के वाइस प्रेसिडेंट करंट कौन है? भारत के पहले चेस ग्रैंड मास्टर विश्वनाथन आनंद साहब है। अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है, याद होना चाहिए। बाकी सारी चीजें आप सिर्फ देख लें,
इन चीज़ों को आपको याद रखने की इतनी खास ज़रूरत नहीं है। तो आपसे पूछा जाए भारत की 84th चेस ग्रैंड मास्टर कौन है? तो आप बताएँगे वैशाली रमेश बाबू। इसके अलावा अगर आपसे पूछ लिया जाए कि यंगेस्ट चेस मास्टर कौन है, चेस ग्रैंड मास्टर कौन है? तो आर प्रज्ञानंदा। इसके अलावा आपसे पूछ लिया जाए फर्स्ट चेस ग्रैंड मास्टर कौन है? तो विश्वनाथन आनंद। करंटली विश्वनाथन आनंद फिडे यानी इंटरनेशनल चेस फेडरेशन के वाइस प्रेसिडेंट भी हैं। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? तो हेडक्वार्टर लुसाने, स्विट्जरलैंड में इसका हेडक्वार्टर। बात करते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में। थोड़ा अगर फास्ट हो तो आप स्लो करके देख लीजिएगा। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट हमारे करंट अफेयर्स के बारे में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने प्रपोज किया है कि वो कॉप 33 भारत में होस्ट करेंगे 2028 में। जैसा कि आप सभी को पता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 2028 में संयुक्त राष्ट्र जलवायु बैठक यानी कॉप 33 भारत में आयोजित करने की बात कर रहे हैं। बिल्कुल सिंपल सी बात है, 2028 में। ये है क्या? तो अगर हम लोग बात करें कॉप के फुल फॉर्म की, तो कॉप का फुल फॉर्म भी अपने आप में इंपॉर्टेंट है, जिसे अगर बात करें तो अभी यानी कि अभी रिसेंटली आप सभी को नहीं पता हो जिनको, तो कॉप 28 आयोजित किया गया यानी 2023 में अभी आयोजित किया गया। कहाँ? यूएई में ये आयोजित किया गया। ध्यान रखना है एज इट इज, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो इसका अगर बात करें क्लाइमेट एक्शन क्लाइमेट वर्ल्ड क्लाइमेट एक्शन समिट है ये, एक तरह से आप कह सकते हैं, जो कि 28 कॉप 28 यूएई में आयोजित की गई। स्पेशली किस शहर में? तो दुबई में आयोजित की गई। इसका इनॉग्रेशन था बहुत जबरदस्त लेवल पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने अपनी नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता को 3 गुना करने और हरित हाइड्रोजन यानी कि ग्रीन हाइड्रोजन जैसे वैकल्पिक ईंधन विकसित करने और जैव ईंधन गठबंधन में भाग लेने की भारत की आकांक्षी महत्वाकांक्षी योजनाओं को रेखांकित किया। मतलब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने ये कहा सिंपल सी बात है कि हमें हमारी जो डिपेंडेंसी है वो ग्रीन एनर्जी कैपेसिटी या आप ऐसा कहें रिन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी की तरफ होनी चाहिए, जैसे कि ग्रीन हाइड्रोजन हो गया। या फिर उन्होंने ये भी कहा वहां पर आए हुए जितने मेंबर्स थे कि हम ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस में भी आप सभी को पार्टिसिपेट करना चाहिए। यानी कि हमारी जो निर्भरता है, हम सभी आत्मनिर्भर बने आत्मनिर्भर बने अपने अपने देशों में। हमारी जो डिपेंडेंसी है ऑन द फ्यूल्स जैसे कि पेट्रोल और डीजल, जो कि सिर्फ और सिर्फ कुछ ही देशों में मिलता है, इसलिए हमें बहुत जल्द से जल्द हमें बायोफ्यूल्स की तरफ भी आगे बढ़ना चाहिए। और बायोफ्यूल्स ही उसका एकमात्र तरीका है, ठीक है, जिससे हमारी डिपेंडेंसी उस पर्टिकुलर देश में के लिए कम हो जाए। यानी मान लीजिए इसराइल में बहुत ज्यादा तेल का उत्पादन किया जाता है, तो हम वहां से ही हर जगह आज के समय पर एक्सपोर्ट हो रहा है अन्य अन्य देशों में जा रहा है वो तेल। इस वजह से जो डिपेंडेंसी है बाकी सभी कंट्रीज की उस कंट्री यानी इजराइल पर बहुत ज्यादा है। उसी डिपेंडेंसी को यानी कि उसी डिपेंडेंसी को कम करना है। कैसे कम किया जा सकता है? जब आप अपने देश में बायोफ्यूल्स बनाएं, यानी उसका कोई वैकल्पिक ईंधन बनाना स्टार्ट कर दें। जैसे कि उसका एक बहुत अच्छा एग्जांपल क्या है? ग्रीन हाइड्रोजन। इस तरह की बात उन्होंने की, जिससे वो पर्टिकुलर देश भी विकास करेगा। ठीक है, इसके अलावा भारत का लक्ष्य 2030 तक उत्सर्जन में 45% की कमी लाना है। ठीक है, साथ ही साथ गैर जीवाश्म ईंधन की हिस्सेदारी बढ़ाकर 50% करने का निर्णय लिया है। 2070 तक नेट जीरो के अपने लक्ष्य की ओर भी आगे बढ़ते रहेंगे। तो सिंपल सी बात है, 2070 तक जो कार्बन एमिशन है वो बिल्कुल कम कर देना है, बिल्कुल जीरो करना है, ऐसा कुछ लक्ष्य रखा गया है। सिंपल सी बात है, बहुत ही आसानी से आपको पता होगा कि ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस की जब हम लोग बात कर रहे हैं, तो ये वर्ड हमें देखने के लिए मिला था इसके पहले भी। कहाँ देखने के लिए मिला था? तो G20, आप सभी को पता है G20 समिट जो कि भारत में आयोजित की गई, भारत मंडपम में, वहां पर भी इसके बारे में चर्चा की गई थी, ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस पर। बात करें ग्रीन क्रेडिट इनिशिएटिव। ग्रीन क्रेडिट इनिशिएटिव, अच्छा, पिछले वाले में क्या क्या चीजें ध्यान रखनी है? यानी कि जो कॉप 28 है, कॉप 28 है, ध्यान रखना है, कॉप 28 आयोजित किया गया यूएई में, जबकि कॉप 33 आयोजित किया जाएगा भारत में, ऐसा कहा गया है। कब? 2028 में। ध्यान रखना 2028 में, ये बात हो रही है 2023 में। प्रत्येक साल आप देख सकते हैं आयोजित किया जा रहा है। चलिए बात करते हैं ग्रीन क्रेडिट इनिशिएटिव के बारे में। ग्रीन क्रेडिट इनिशिएटिव है क्या? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने दुबई में कॉप 28 जलवायु सम्मेलन में ग्रीन क्रेडिट पहल की शुरुआत की, यानी कि ग्रीन क्रेडिट इनिशिएटिव की शुरुआत की। यह कॉप 28 में भारत और संयुक्त अरब अमीरात द्वारा संयुक्त रूप से आयोजित एक महत्वपूर्ण कार्यक्रम है। यानी कि इसमें दोनों भारत और साथ साथ यूएई ने इसमें हिस्सा लिया। यह सहयोगात्मक
प्रयास पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा शुरू किए गए ग्रीन क्रेडिट कार्यक्रम के सिद्धांतों के अनुरूप है। इस साल अक्टूबर में पर्यावरण मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया ग्रीन क्रेडिट कार्यक्रम केवल कार्बन उत्सर्जन में कटौती के लिए ही नहीं, बल्कि विभिन्न प्रकार के पर्यावरण सकारात्मक कार्यों के लिए बाजार आधारित प्रोत्साहन बनाने का एक प्रयास है। बिल्कुल सिंपल सी बात है, वही ग्रीन क्रेडिट इनिशिएटिव का मतलब क्या है? मतलब है बिल्कुल सिंपल सा, आप अगर आसानी से समझें तो कार्बन इमिशन है, वो उसे क्या करना है, कार्बन इमिशन को कम करना है, यही वाली बात। और जो ग्रीन बायोफ्यूल्स हैं उन्हें प्रोत्साहित करना है, उन्हें प्रमोट करना है, सिंपल सी बात ये है। ग्रीन क्रेडिट इनिशिएटिव कहाँ कहाँ लिया गया ये फैसला? ये फैसला लिया गया भारत और संयुक्त अरब अमीरात द्वारा कॉप 28 में लिया गया। इसके अलावा ध्यान रखना है, कार्बन इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य है कार्बन इमिशन को कम करना है, बिल्कुल सिंपल सी बात है। इसके साथ ही आपको ये भी ध्यान रखना है कि ये आयोजित कहाँ कराया गया? कॉप 28 यूएई। इस साल के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न अगर आपसे पूछ लिया जाए, 2028 में भारत होस्ट करने वाला है कॉप 33। अपने प्रारंभिक चरण में क्या किया जाएगा? ग्रीन क्रेडिट कार्यक्रम आवश्यक गतिविधियों को प्राथमिकता देता है, जैसे जल संरक्षण और वनीकरण। बिल्कुल ऑब्वियस सी बात है, जब हम प्रमोशन कर रहे हैं किसका, जब हम कर रहे हैं कि कार्बन उत्सर्जन में कमी, कार्बन जो इमिशन है या कार्बन उत्सर्जन है उसमें जो कमी लानी है, तो कमी कैसे लाएंगे? कमी लाने के लिए क्या क्या चीजें, क्या क्या पहल की जाएगी, उसका जो इनिशियल फेज है ग्रीन क्रेडिट प्रोग्राम का, उसमें क्या क्या चीजें हैं? तो उसमें सबसे पहली बात होगी कि जल का संरक्षण किया जाए और दूसरा अफॉरेस्टेशन यानी वनीकरण किया जाए, यानी ज्यादा से ज्यादा जल का रखरखाव किया जाए, उसका संरक्षण किया जाए और साथ ही साथ ज्यादा से ज्यादा वन लगाया जाए, तभी ऐसा हो पाएगा। बिल्कुल सिंपल सी बात है। पर्यावरण मंत्रालय ने इस पहल को व्यक्तियों, समुदायों, निजी क्षेत्र के उद्योगों और कंपनियों जैसे विभिन्न हितधारकों द्वारा विभिन्न क्षेत्रों में स्वैच्छिक पर्यावरणीय कार्यों को प्रोत्साहित करने के लिए डिजाइन किया गया बाजार आधारित तंत्र के रूप में परिभाषित किया गया है। सिंपल सा है, यानी मार्केट बेस्ड मैकेनिज्म, यानी कि ये मार्केट बेस्ड मैकेनिज्म है क्या? इसका मतलब बिल्कुल सिंपल सा है, इस पर्टिकुलर ग्रीन क्रेडिट इनिशिएटिव में ना सिर्फ सरकार यानी गवर्नमेंट पार्टिसिपेट करेगी, बल्कि प्रत्येक व्यक्ति को, प्रत्येक समुदाय को, प्रत्येक निजी क्षेत्र के उद्योग या कंपनियों को भी इसमें हिस्सा लेना होगा। उन्हें भी बढ़ चढ़कर इसमें पार्टिसिपेट करना होगा। इस योजना के तहत विशिष्ट पर्यावरणीय गतिविधियों के लिए ग्रीन क्रेडिट आवंटित किया जाएगा। इसे व्यापार योग्य वस्तुओं के रूप में माना जाएगा। ये ग्रीन क्रेडिट घरेलू बाजार प्लेटफॉर्म पर बेचे जा सकते हैं। इसका बिल्कुल सिंपल सा है, ये जो ग्रीन क्रेडिट्स मिलेंगे इन सभी व्यक्तियों, समुदायों या उद्योगों, कंपनियों को, उन सभी को एक ग्रीन क्रेडिट दिया जाएगा और ये क्रेडिट बाजार में या घरेलू बाजार प्लेटफॉर्म पर बेचे जा सकते हैं। बात करते हैं, बिल्कुल सिंपल सी बात है, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स, वो भी रिलेटेड है कॉप 28 से। कॉप 28 दुबई में जो आयोजित किया गया वो स्पेशली है क्या? तो मैंने आपको, जैसा कि आपको बताया, कॉप का फुल फॉर्म क्या है? कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज। कॉन्फ्रेंस ऑन पार्टीज इसका फुल फॉर्म है, कॉन्फ्रेंस ऑन पार्टीज क्लाइमेट कॉन्फ्रेंस इन दुबई। यानी कि इस पर्टिकुलर कॉन्फ्रेंस में बात होती है क्लाइमेट से रिलेटेड जितने भी मुद्दे हैं उन सभी के बारे में। दुबई में पार्टियों का जो सम्मेलन हुआ, स्पेशली जलवायु सम्मेलन के उद्घाटन दिवस पर कमजोर देशों को जलवायु परिवर्तन के प्रभाव से निपटने में मदद करने के लिए एक हानि और क्षति कोष आधिकारिक तौर पर लॉन्च किया गया है। सिंपल सा क्या है, ध्यान रखना है, यहाँ पर आपको दिख रहा होगा लॉस एंड डैमेज फंड। लॉस एंड डैमेज फंड ये किन देशों के लिए है? तो ध्यान रखना है, ये उन कंट्रीज के लिए है जो इतनी कैपेबल नहीं है। तो ये आप ऐसा कह सकते हैं, ये कमजोर या आर्थिक रूप से कमजोर देशों के लिए एक लॉस एंड डैमेज फंड तैयार किया जाएगा। यही लॉन्च किया गया है कॉप 28 में। हानि और क्षति कोष की घोषणा पहली बार मिस्र के शर्म अल शेख में कॉप 27 के दौरान हुई थी। इसकी जो ये जो कॉप लॉस एंड डैमेज फंड है ना, ये पहली बार इसकी घोषणा कहाँ की गई थी? तो 27 कॉप 27 जो कि मिस्र में आयोजित किया गया था, वहां पर वहां पर मिस्र यानी इजिप्ट में आयोजित किया गया था, वहां पर इसकी घोषणा की गई थी। उसी चीज को फिर से कंटिन्यू किया गया है, बिल्कुल सिंपल सी बात है। कॉप 28 में भी उसे फिर से लॉन्च किया गया है। ऐसे कमजोर देश जो कि क्लाइमेट से रिलेटेड मुद्दों पर अ, या उनके पास इतनी टेक्नोलॉजीज नहीं है कि, या फिर वो इतने सक्षम नहीं है कि क्लाइमेट से रिलेटेड मुद्दों पर निपट सकें या उनके लिए एक प्रभावशाली कदम या ठोस कदम उठा सके, ऐसे देशों के लिए यह पर्टिकुलर फंड बनाया गया है। यह जलवायु परिवर्तन के व्यापक प्रभावों का सामना करने वाले देशों के बचाव और पुनर्वास को सुनिश्चित करने के लिए एक वैश्विक वित्तीय पैकेज है। सिंपल सा है, ग्लोबल फाइनेंशियल पैकेज है। नहीं समझ में आया भाई क्या होगा? रियल वर्ल्ड सिचुएशन लिया जाए, रियल वर्ल्ड सिचुएशन ये है, मान लो कोई ऐसा देश है, जैसे मान लेते हैं भारत के पास ही श्रीलंका है। श्रीलंका में, जो कि श्रीलंका जो कि अभी आर्थिक संकट से जूझ रहा है ना, वहां पर फाइनेंशियल क्राइसिस चल रहे हैं। तो वहां पर अगर कोई ऐसा मान लो भूकंप आता है, या फिर आता है अर्थक्वेक आता है, या फिर कोई भी ऐसी चीजें जो क्लाइमेट के थ्रू होती हैं, वो प्रभाव डालती हैं और बहुत बड़े लेवल पर प्रभाव डालती हैं, तब ऐसे देशों के लिए ये जो पर्टिकुलर फंड, ये ऐसा कहें या राहत कोष आप कह सकते हो, लॉस एंड डैमेज फंड, ये उस समय उनकी मदद करेगा। बिल्कुल सिंपल सा है,
बहुत ही आसानी से समझ में आया होगा, मुझे ऐसा लगता है। अगर नहीं समझ में आया तो आप कमेंट सेक्शन में बताइए, बहुत ही आसान है ये, ठीक है। पहली बार लॉस एंड डैमेज फंड कहाँ अनाउंस किया गया था? तो कॉप 27 में आयोजित अनाउंस किया गया था। बाद में इसे फिर से इस बार आगे बढ़ा दिया गया। यह शब्द उस मुआवजे को संदर्भित करता है जो अमीर राष्ट्र जिनके औद्योगिक विकास के कारण ग्लोबल वार्मिंग हुई है और ग्रह को जलवायु संकट में डाल दिया है, को उन गरीब देशों को भुगतान करना होगा जिनका कार्बन पदचिह्न कम है, जिनके बढ़ते समुद्र के स्तर बाढ़ का खामियाजा भुगत रहे हैं, विनाशकारी सूखा और तीव्र चक्रवात। बिल्कुल, ये दूसरा टर्म कंपनसेशन अमाउंट ये उनके लिए भी है कि जैसे मान लो कि जितने भी बड़ी-बड़ी कंट्रीज़ हैं, रशिया जैसी बड़ी कंट्रीज़ जिनके कारण जलवायु या क्लाइमेट चेंज हुआ है बहुत बड़े लेवल पर, उनके लिए भी ये उनके अम, उनके लिए वही लोग क्या प्रोवाइड करेंगे उन छोटे देशों को, आस-पास के देशों को, ये पर्टिकुलर फंड प्रोवाइड करेंगे। ये फंड का प्रारंभिक कोष लगभग कितना है? तो $400 मिलियन से अधिक होगा, जो कि अनुमान से काफ़ी कम है। हर साल 400 बिलियन की आवश्यकता होगी। मतलब आप सोचिए, इस फंड का जो प्रारंभिक कोष है वो $400 मिलियन है, लेकिन जो आवश्यकता है, आप ऐसा कहें जिसकी जितनी की आवश्यकता है वो क्या है? $400 बिलियन की। अपने आप में बहुत बड़ा फ़र्क है। मुझे उम्मीद है कि आपको ये वाली बातें समझ में आ रही हैं। बोरिंग नहीं लग रहा होगा कि बिल्कुल सिंपल सा है। क्लाइमेट चेंज किसकी वजह से हो रहा है? क्लाइमेट चेंज हो रहा है बहुत सारी इंडस्ट्रीज़ या बहुत बड़े-बड़े देश जिस तरह से इंडस्ट्रियलाइज़ेशन हो रहा है, उनकी वजह से पेड़ों को जैसे काटा जा रहा है, या फिर आप ऐसा कहें कि पर्टिकुलरली जो क्लाइमेट पर प्रभाव या ग्लोबल वार्मिंग जो हो रही है, वो बड़े देशों के कारण हो रही है। बड़े देश इस तरह का कदम उठा रहे हैं, उनकी वजह से हो रही है। तो वही देश क्या करेंगे? $400 बिलियन नाम का जैसा कुछ पैसा इस पर्टिकुलर फंड में, लॉस एंड डैमेज फंड में डालेंगे। आवश्यकता भले $400 बिलियन की है, लेकिन कम से कम एक पहल तो है जो कि ये सुनिश्चित करेगी कि हम इतना पैसा आपको इस फंड में डालना पड़ेगा। 2000 कॉप 28 के उद्घाटन दिवस पर 196 दलों ने हानि और क्षति नीति को चालू करने का निर्णय अपनाया और संयुक्त अरब अमीरात सीओपी प्रेसिडेंसी ने फंड में $100 बिलियन, जर्मनी ने $100 बिलियन, यूके ने फंड में £40 मिलियन और नुकसान और क्षति के लिए अन्य फंडिंग व्यवस्था के लिए £25 मिलियन देने का वादा किया है। यानी कि ये वही वाली बात है कि अलग अलग देशों ने कुछ कुछ पैसा डाल दिया उस फंड में। जैसे कि अ, जैसे कि संयुक्त अरब अमीरात यानी कि यूएई ने $100 मिलियन, जर्मनी ने $100 मिलियन और यूके ने £40 मिलियन पैसा डाला उस पर्टिकुलर फंड में। आप देख रहे हैं पैसा दे कौन रहा है? पैसा दे वही वही कंट्रीज रही हैं जो कि अपने आप में जिनका लेवल बहुत अच्छा है। जबकि जो कमजोर या आर्थिक रूप से कमजोर देश हैं, वो पैसा नहीं डालेंगे, तो परेशान उन देशों को होने की जरूरत नहीं है। बिल्कुल सिंपल सा है। कमजोर आपसे प्रश्न जो पूछा जाएगा ना, ये लॉस एंड डैमेज फंड किसके लिए है? प्रश्न यही पूछा जाएगा कि ये किसके लिए है। तो ध्यान रखना है, आर्थिक रूप से कमजोर या फिर ऐसी कंट्रीज जिनका जो फंड है, जो ऐसी छोटी कंट्रीज या कमजोर कंट्रीज जो कि इतने बड़े लेवल पर क्लाइमेट को प्रभावित नहीं करती हैं, उन पर्टिकुलर देशों के लिए है ये। कि जब भी कौन देगा पैसा? पैसा देंगी सारी बड़ी कंट्रीज। चलिए बात करते हैं क्लाइमेट क्लब के बारे में। ये क्लाइमेट क्लब क्या है? जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क कन्वेंशन 28वें कॉन्फ्रेंस पार्टीज ने क्लाइमेट क्लब को औपचारिक रूप से लॉन्च किया। क्लाइमेट क्लब का नेतृत्व किसने किया? क्लाइमेट क्लब इज लेड बाय जर्मनी एंड चिली। Club has been garnered support from 36 member countries including Kenya, European Union, Switzerland and others. प्रश्न क्या पूछा जाएगा? प्रश्न बहुत सिंपल सा है। प्रश्न पूछा जाएगा क्लाइमेट क्लब लॉन्च तो किया गया कॉप 28 में, लेकिन इसको लेड कौन कर रहा है, इसकी अध्यक्षता कौन कर रहा है या इसका नेतृत्व कौन कर रहा है? तो जर्मनी और चिली कर रहे हैं। ये बात आप ध्यान रखेंगे, जर्मनी एंड चिली क्लाइमेट क्लब का नेतृत्व कर रही हैं। बिल्कुल सिंपल सी बात है। इसके अलावा अन्य भी कंट्रीज हैं। अन्य सपोर्टिंग कंट्रीज में कितनी है? तो 36 कंट्रीज हैं। इनका मेन उद्देश्य क्या है? इनका मेन उद्देश्य है जलवायु और व्यवसाय व्यवसाय के लिए उद्योगों की डीकार्बनाइजेशन को सफल बनाना। यानी कि बिल्कुल मैं जैसा बोल रहा हूँ, क्लाइमेट चेंज है वो बेसिकली इफेक्ट हो रहा है किसकी वजह से? कार्बन उत्सर्जन की वजह से, कार्बन एमिशन की वजह से। क्लाइमेट या ग्लोबल वार्मिंग क्यों हो रही है? उसका मेन रीजन है कार्बन एमिशन, उसी को कम करना है। ऑलमोस्ट उद्देश्य यही है। तो जिस भी ऑप्शन में ऐसा कुछ दिखेगा आपको कि डीकार्बनाइजेशन या फिर आपको दिख जाए कि कार्बन एमिशन की रोकथाम करना, ऐसा कुछ है उद्देश्य, तो आपको वही टिक लगाना है। सिंपल सा है। क्लाइमेट क्लब किसने फॉर्म किया है? कौन अध्यक्षता कर रहा है? तो ध्यान रखना है, अध्यक्षता जर्मनी और चिली कर रही है। सपोर्ट में 36 कंट्रीज हैं। फॉर्मली लॉन्च कहाँ किया गया था? कॉप 28 में लॉन्च किया गया। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज के बारे में। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है। कंचन देवी फर्स्ट वुमेन डीजी बन गई है दून बेस्ड आईसीएफआर। कई बार एक प्रश्न पूछा जाता है। प्रश्न ये पूछा जाता है कि इंडियन काउंसिल ऑफ फॉरेस्ट्री रिसर्च एजुकेशन
कहाँ स्थित है, इसका हेडक्वार्टर कहाँ स्थित है। तो आपसे प्रश्न हमेशा हर बार पूछा जाता है कि कई बार एग्जाम में मैंने देखा है, एनालिसिस किया है। इंडियन काउंसिल ऑफ फॉरेस्ट्री रिसर्च एजुकेशन, इसका जो हेडक्वार्टर है वो देहरादून में है। देहरादून में है, यहाँ पर वो सारी चीजें लिखी भी हुई हैं, देहरादून में है। ये एक ऑटोनॉमस ऑर्गेनाइजेशन है जिसका एस्टैब्लिशमेंट 1986 में किया गया, और इसकी नई डी डायरेक्टर जनरल कौन बन गई है? कंचन देवी। और अपने आप में ये बड़ी बात क्यों है? बड़ी बात इसलिए भी है क्योंकि ये फर्स्ट वुमेन डीजी है। अभी तक कोई भी वुमेन डीजी अपॉइंट नहीं की गई है यहाँ पर, इसलिए अपने आप में ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ICFRE का फुल फॉर्म ध्यान रखना है, इंडियन काउंसिल ऑफ फॉरेस्ट्री रिसर्च एजुकेशन, एज इट इज वेरी इंपॉर्टेंट है। हेडक्वार्टर देहरादून में है, हेडक्वार्टर देहरादून में है। 1986 में इसका फाउंडेशन किया गया, और कंचन देवी इसकी करंट डायरेक्टर जनरल है। तो देहरादून में स्थित है फॉरेस्ट्री रिसर्च एजुकेशन, इंडियन काउंसिल ऑफ फॉरेस्ट्री रिसर्च एजुकेशन। वहां की नई और फर्स्ट वुमेन डीजी कौन बन गई हैं? कंचन देवी। बात करते हैं कुछ जनरल इलेक्शन रिजल्ट्स के बारे में। आप सभी को पता है कि कई राज्यों में विधानसभा चुनाव कंडक्ट कराए गए। आप सभी को ये वाली बात पता है, आप जिस भी स्टेट से हैं आपको फिर भी ये वाली बातें पता होनी चाहिए कि चीफ मिनिस्टर कौन अपॉइंट किया गया है। तेलंगाना की जब हम लोग बात करते हैं सबसे पहले, तो तेलंगाना के जो नए चीफ मिनिस्टर हैं वो कौन बन गए हैं? रवंत रेड्डी। रवंत रेड्डी तेलंगाना के नए सीएम बन गए। नए सीएम कौन है तेलंगाना के? रवंत रेड्डी। इसके अलावा मिजोरम, मिजोरम की जब बात हो रही है तो मिजोरम के करंट सीएम कौन बन गए हैं? तो लाल दुहोमा। लाल दुहोमा, लाल दुहोमा करंट सीएम बन गए हैं। सिर्फ इतना ही लिखना है, ध्यान रखना है। आप लिखेंगे तेलंगाना, और तेलंगाना के सामने लिख लीजिएगा कहीं पर तेलंगाना के सीएम कौन है, ऐसे सीएम की लिस्ट बनाइए, और तेलंगाना के सामने लिख लीजिए रवंत रेड्डी। रवंत रेड्डी, ठीक है। अगर आपसे पूछ लिया जाए मिजोरम, तो मिजोरम के सामने लिख लीजिए, मिजोरम के सामने लालदू होमा। लालदू होमा। अगर आपसे पूछ लिया जाए मध्य प्रदेश के कौन है, तो मध्य प्रदेश के, मैंने आपको ये बात ऑलरेडी कवर की है, मोहन यादव। मोहन यादव एज इट इज इंपॉर्टेंट है। तो मध्य प्रदेश में भी चुनाव किए गए। ये किस सीट से आते हैं ये भी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है। ये उज्जैन दक्षिण, उज्जैन दक्षिण सीट से, विधानसभा सीट से आते हैं, क्योंकि मध्य प्रदेश MPPSC के स्टूडेंट या MP के स्टूडेंट ये वाली बात भी ध्यान रखें। उज्जैन दक्षिण सीट से आते हैं ये, ठीक है। मोहन यादव मध्य प्रदेश की नए चीफ मिनिस्टर। अगर आपसे पूछ लिया जाए नए असेंबली स्पीकर कौन है मध्य प्रदेश के, तो वो वाली बात भी आपको पता होनी चाहिए, नरेंद्र सिंह तोमर। नरेंद्र सिंह तोमर करंट असेंबली स्पीकर है। इसके अलावा अगर आपसे पूछ लिया जाए करंट डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर मध्य प्रदेश में कौन कौन है, तो दो लोगों का नाम आपको पता होना चाहिए। रीवा, रीवा विधानसभा सीट से आने वाले राजेंद्र शुक्ला जी, इसके अलावा 2 बार के फाइनेंस मिनिस्टर जगदीश देवड़ा। ये दोनों नाम आपको ध्यान रखने हैं, वेरी 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 इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अपने आप में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कहाँ से आते हैं, तो ध्यान रखना है जगदीश देवड़ा मंदसौर से, और जबकि राजेंद्र शुक्ला रीवा रीवा सीट से आते हैं। इसके अलावा आपको क्या पता होना चाहिए? इसके अलावा आपको पता होना चाहिए कि जो मोहन यादव जी हैं वो 5th चीफ मिनिस्टर हैं बीजेपी से। बीजेपी के 5वें सीएम हैं, बीजेपी पार्टी के 5वें सीएम हैं। पहले सीएम थे सुंदरलाल पटवा, इसके अलावा उमा भारती, बाबूलाल गौर और शिवराज सिंह चौहान, ठीक है। ऐसे तो बहुत इंपॉर्टेंट है। अब बात करते हैं छत्तीसगढ़ की। छत्तीसगढ़ के नए सीएम बन चुके हैं विष्णुदेव साई। विष्णुदेव साई बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको एज इट इज पता होना चाहिए। विष्णुदेव साई छत्तीसगढ़ के नए सीएम बन गए हैं, छत्तीसगढ़ के नए सीएम बन गए। इसके अलावा भजन लाल शर्मा, भजन लाल शर्मा राजस्थान के नए चीफ मिनिस्टर बन गए। तो 2 नाम और आपको इंक्लूड करना है, 2 नाम और इंक्लूड करना है। वो क्या है? वो ये है कि आपको पता होना चाहिए कि मध्य प्रदेश का पता है तो छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ में विष्णुदेव साई, विष्णुदेव साई, देवसाई। और इसके अलावा राजस्थान की जब आप बात करोगे तो राजस्थान में भजन लाल शर्मा, भजन लाल शर्मा। तो आप देखें भगवान के नाम, या आप ऐसा कहें पूरी तरह से रिलीजियस वे में सबके नाम है, आप ऐसा कहें तो यहाँ पर आप देखें तो मोहन यादव मध्य प्रदेश से, विष्णु छत्तीसगढ़ से, और भजन लाल शर्मा जी राजस्थान से नए चीफ मिनिस्टर नियुक्त किए गए। अपने आप में इंपॉर्टेंट है, एज इट इज आपको ध्यान रखना है। अच्छा, चीफ मिनिस्टर की जब आप बात करते हैं तो चीफ मिनिस्टर की नियुक्ति कौन करता है, ये वाली बात भी आपको पता होनी चाहिए। तो चीफ मिनिस्टर की जो नियुक्ति है वो कौन करते हैं? उस पर्टिकुलर राज्य के गवर्नर साहब करते हैं। अगर आप मध्य प्रदेश की बात करते हैं तो मध्य प्रदेश के करंट गवर्नर कौन है, उनका नाम आपको कमेंट सेक्शन में लिखना है। चल बात करते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज के बारे में। इंडिया ने रिफ्यूज कर दिया है साइन करने से COP28। अब ये हुआ क्या? भारत ने जलवायु और स्वास्थ्य पर COP28 घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर करने से इनकार कर दिया है।
हस्ताक्षर करने से इनकार कर दिया। COP28 में भारत 2030 तक स्थापित नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता को 3 गुना करने की प्रतिज्ञा पर हस्ताक्षर करने वाले 118 देशों की सूची से स्पष्ट रूप से अनुपस्थित था। COP28 में हुआ क्या? स्पेशली बात करें, ये एक पर्टिकुलर इवेंट है ना? इवेंट की बात हो रही है। इवेंट में स्पेशली हुआ क्या? COP28 में रिन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी की जब आप बात हो रही थी, जिसका टारगेट रखा गया है 2030, इस पर भारत ने, इस पर्टिकुलर समझौते पर भारत ने हस्ताक्षर नहीं किया है और वहां पर ये अनुपस्थित था। रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि भारत ने स्वास्थ्य क्षेत्र में शीतलन के लिए ग्रीन हाउस गैसों के उपयोग को रोकने में व्यवहारिकता की कमी को इसका कारण बताया है, यानी कि व्यवहारिक रूप से ऐसा नहीं हो रहा है कि ग्रीन हाउस गैसों का उपयोग कम किया जा रहा है। इस वजह से रिन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी में भारत ने रिफ्यूज किया। इसके अलावा भारत ने यह भी कहा है कि इतनी कम अवधि में इसे पूरा करना संभव नहीं होगा। भारत यह प्रस्ताव देने की तैयारी नहीं कर रहा है कि COP28 जलवायु बैठक के नतीजे में जीवाश्म ईंधन को चरणबद्ध तरीके से समाप्त करने का निर्णय शामिल किया जाए। भारत ने यह तर्क दिया कि कोयले को चरणबद्ध तरीके से बंद नहीं किया जाना चाहिए और सभी जीवाश्म ईंधन का उपयोग उत्तरोत्तर कम किया जाना चाहिए। भारत का 50% से अधिक बिजली उत्पादन कोयला आधारित बिजली संयंत्रों से होता है। सिंपल सी बात है, क्योंकि वहां पर ये वाली बात की गई कि जो जीवाश्म ईंधन है या कोयला आधारित ईंधन है, जो वो पूरी तरह से, अगर कोयला आधारित ईंधन की बात करें यानी कोल की बात करें, तो उसे पूरी तरह से बंद करना चाहिए। कोल फायर पावर प्लांट को पूरी तरह से बंद किया जाना चाहिए, ऐसा कहा गया था। लेकिन भारत नहीं कर सकता है ऐसा। क्यों नहीं कर सकता? क्योंकि भारत में 50% से अधिक बिजली का जो उत्पादन है वो कोयला आधारित बिजली से होता है। मतलब आज भी जो इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन है वो भारत में कोयले से ही हो रही है। इस वजह से, क्योंकि कोयले के हमारे देश में काफी ज्यादा भंडार है, इस वजह से भी ऐसा किया जा रहा है। तो एक साथ में एक बार में ही बंद कर देना भारत के लिए उचित नहीं होगा, जिससे बहुत सारी चीजें, बहुत सारी प्रॉब्लम्स आएंगी। इस वजह से चरणबद्ध तरीके से इन सारी चीजों को कम करने की योजना है भारत की। इस वजह से यह तर्क दिया गया है भारत के द्वारा कि इस वजह से उसने रिन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी 2030 का जो ये लक्ष्य है, यानी कि 2030 तक पूरी तरह से रिन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी पर शिफ्ट हो जाना है, इस लक्ष्य में वो भारत ने पार्टिसिपेट या हस्ताक्षर नहीं किया। बहुत आसान है समझना इस बात को, क्योंकि बहुत कम समय है। यानी आज से लगभग 6 से 7 साल में ये पूरी तरह से ये टारगेट पूरा किया हो जाना चाहिए भारत में, जो कि अपने आप में लगभग इम्पॉसिबल है, क्योंकि आज भी 50% से ज्यादा बिजली का उत्पादन कोयला आधारित बिजली पर होता है, या फिर आप ऐसा कहें टाइम भी कम है, साथ साथ इसमें व्यवहारिकता की भी कमी है। बहुत सारी चीजें, इस वजह से इंडिया ने रिफ्यूज किया इसे शाइन करने से। ठीक है, चल बात करते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज के बारे में। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज है प्रेसिडेंट ऑफ केन्या। केन्या के जो प्रेसिडेंट है, जिनका नाम है विलियम सैमोई रूटो, ने दिल्ली विजिट किया। यहाँ पर हुआ क्या, उस पर भी थोड़ा सा चर्चा करते हैं। ठीक है, जो कीनिया के प्रेसिडेंट हैं, जिनका नाम क्या है, विलियम सैमोई रूटो। अपने आप में ये इंपॉर्टेंट है, प्रश्न पूछा जा सकता है। 3 दिन की विजिट पे थे दिल्ली में। दिल्ली जब वो आए तो उन्होंने स्पेशली बात की भारत से, क्योंकि भारत लीड कर रहा है 2 चीजों को। पहला क्या, ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस, ये लीड कर रहा है भारत। इसके अलावा आपने एक और सुना होगा, भारत लीड कर रहा है, वो क्या है, इंटरनेशनल सोलर अलायंस। इसमें इसमें जो इन दोनों को लीड कर रहा है, इस वजह से जो केन्या के प्रेसिडेंट है वो आए भारत। यहाँ पर आपको इमेज दिख रही है रूटो साहब की, वो आए और इन दोनों ये जो दोनों अलायंस है, इन दोनों पर ज्वाइन करने की इच्छा जाहिर की। सिंपल सी बात है। तो केन्या भी अब ज्वाइन हो गया है ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस, साथ ही साथ इंटरनेशनल सोलर अलायंस में। 5 मेमोरेंडम साइन किए गए, मेमोरेंडम MOU साइन किए गए या एक्सचेंज किए गए, इंक्लूडिंग एक्सपोर्ट I2 एजुकेशन पर, भारत और केन्या के बीच में। साथ ही साथ प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने यह अनाउंस किया कि भारत डिसाइड करता है कि वो एग्रीकल्चर सेक्टर में किस तरह से मॉडर्नाइजेशन करेगा, इस पर भी चर्चा की गई। साथ ही साथ केनियन और इंडियन वन एक ही हैं, सिचुएटेड इन टू डिफरेंट जियोग्राफिकल रीजन, ऐसा कहा गया रूटो जी के द्वारा। और भारत का 3rd लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर है केन्या का, चाइना और यूएई के बाद। सिंपल सी बात क्या है, आपको ध्यान क्या रखना है, क्या एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इतना सारा इंपॉर्टेंट है? नहीं, इतना सारा इंपॉर्टेंट नहीं, सिर्फ ये वाला पॉइंट इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा केन्या के प्रेसिडेंट कौन है, विलियम सैमोई रूटो। सिंपल, अगर पूछा जाएगा तो वो क्या पूछा जाएगा, वो यही पूछा जाएगा। मेमोरेंडम साइन किया गया डिफरेंट डिफरेंट सेक्टर्स में, ये वाली बात आपको पता चल गई। इसके अलावा एग्रीकल्चर को किस तरह से मॉडर्नाइज किया जाए, इस पर भी बात की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और विलियम रूटो के द्वारा। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज के बारे में। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट ये है एक बुक, जो कि अपने आप में बहुत बड़ी बुक है। आप ऐसा कहें, बड़ी बुक क्यों कह रहे हैं, क्योंकि उसका सिंपल लॉजिक ये है, क्योंकि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पहली बात सिंपल सी ये है। साथ ही साथ नरेंद्र मोदी जी के जो संविधान संबंधी उद्बोधन है, कहने का मतलब है कॉन्स्टिट्यूशनल बेस्ड जो उनके उद्बोधन है, यानी उन्होंने जिस तरह से वक्तव्य दिया है अलग अलग समय पर,
उन्हीं को कंपाइल करके एक नई बुक का निर्माण या आप कहें एक नई बुक लिखी गई। किसके द्वारा लिखी गई, वो वाली बात भी देख रहे हैं। तो नए भारत का सामवेद इसे लॉन्च किया रामनाथ कोविंद जी द्वारा नई दिल्ली में। ये कंपाइलेशन किसका है, तो नए भारत का सामवेद, ये नरेंद्र मोदी जी के संविधान संबंधी उद्बोधन के बारे में बताती है। इसके अलावा पर और किसके द्वारा, अमित शाह जी के द्वारा रिलीज की गई, अमित शाह जी के द्वारा रिलीज की, जिसका नाम क्या है, कर्म योद्धा ग्रंथ। कर्म योद्धा ग्रंथ अमित शाह जी के द्वारा। तो क्या है भाई, नए भारत का सामवेद किसके द्वारा लिखा गया है भाई, रामनाथ कोविंद जी के द्वारा, कोविंद जी के द्वारा इसे लॉन्च किया गया। इसके अलावा कर्म योद्धा कर्म योद्धा ग्रंथ अमित शाह, भारत के जो होम मिनिस्टर हैं अमित शाह जी के द्वारा इसे लॉन्च किया गया। इसके अलावा नरेंद्र मोदी अ पॉलिटिकल बायोग्राफी, ये एक बुक का नाम है, नरेंद्र मोदी अ पॉलिटिकल बायोग्राफी, एंडी मरीनो की ये बुक है। इसके अलावा बहुत सारी बुक जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा लिखी गई है, वो कौन कौन सी बुक है, तो उनका नाम भी यहाँ पर आपको दिया लिखा गया है। जैसे एग्जाम वॉरियर्स हो गया, अ जर्नी पोएम्स बाय नरेंद्र मोदी, ज्योतिपुंज और वक्त की मांग, ये चारों बुक का नाम आपको ध्यान रखना है। तो नरेंद्र मोदी जी के द्वारा लिखी गई बुक्स कितनी है, तो 4 बुक्स यहाँ पर आपको दिखेंगी, एग्जाम वॉरियर्स, अ जर्नी, पोएम्स बाय नरेंद्र मोदी, ज्योतिपुंज और वक्त की मांग। बहुत सिंपल सी है, बुक्स में ध्यान रखना है। तो कर्म योद्धा ग्रंथ अमित शाह जी के द्वारा, इसके अलावा नए भारत का संविधान रामनाथ कोविंद जी के द्वारा। बात करते हैं नए एक इंपॉर्टेंट बहुत ही इंपॉर्टेंट मुद्दा है जम्मू एंड कश्मीर रिजर्वेशन अमेंडमेंट बिल। यहाँ पर हुआ क्या, बिल्कुल सिंपल सा है, ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से फर्स्ट हाफ में देखा जाए तो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। मतलब अगर स्पेशली पूछ लिया जाए कहाँ, तो स्पेशली अगर आपसे पूछ लिया जाए कि एमसीक्यूज वाले सेक्शन में क्या ये आएगा, तो मैं कहता हूँ वहां पर आने की संभावना इसकी लगभग ना के बराबर है। तो इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन क्योंकि ये भारत का एक बहुत बड़ा मुद्दा है, इस वजह से आपको पता होना चाहिए। हुआ क्या, लोकसभा में जम्मू एंड कश्मीर रिजर्वेशन अमेंडमेंट बिल, सिंपल सी बात है, यानी कि रिजर्वेशन वहां पर जिस तरह से था, जम्मू कश्मीर में रिजर्वेशन आरक्षण जिस तरह से था, उस पर कुछ अमेंडमेंट कर दिए गए हैं और ये बिल भी पास हो चुका है। क्या हुआ, लोकसभा में जम्मू कश्मीर से संबंधित 2 महत्वपूर्ण विधेयक पारित किए हैं, जिनका उद्देश्य केंद्र शासित प्रदेश में अन्याय का सामना करने वाले और अपने अधिकारों से वंचित लोगों को अधिकार प्रदान करना है। जम्मू एंड कश्मीर आरक्षण संशोधन विधेयक 2023 इसका उद्देश्य जम्मू एंड कश्मीर आरक्षण अधिनियम 2004 से संशोधन करना है। अनुसूचित जाति, एससी और एसटी, अन्य सामाजिक पिछड़े वर्गों, नौकरियों और व्यावसायिक संस्थानों में प्रवेश में आरक्षण प्रदान करता है। यानी कि ये पर्टिकुलर बिल है, ये पर्टिकुलर बिल एससी, एसटी और स्पेशली वहां पर ईडब्ल्यूएस सेक्शन के जो व्यक्ति हैं, या आप ऐसा कहें सोशली एंड ओबीसी वर्ग के जो व्यक्ति हैं, उन्हें डिफरेंट इंस्टीट्यूशंस, प्रोफेशनल इंस्टीट्यूशन या एडमिशन में वहां पर रिजर्वेशन प्रोवाइड करने का काम करेगा। संशोधन में पहले कमजोर और वंचित वर्ग यानी कि ईडब्ल्यूएस की जब हम लोग बात करते हैं या सोशल क्लासेस के बारे में बात करते हैं, अन्य पिछड़ा वर्ग में वर्णित लोगों को एक वर्ग के नामकरण यानी अन्य पिछड़ा वर्ग में बदलने का सुझाव दिया गया। हुआ क्या है, बहुत सिंपल सा है, सीट्स का बंटवारा कर दिया गया है। क्या हुआ है, ये बिल ये प्रपोज करता है कि नंबर ऑफ सीट जो जम्मू एंड कश्मीर लेजिस्लेटिव असेंबली में है ना, लेजिस्लेटिव असेंबली की जो सीट्स है वो 107 से बढ़ाकर 114 कर दी गई है। पहली बात आप ये ध्यान रखेंगे। दूसरी बात आपको ये ध्यान रखना है कि 114 सीट जो हैं करंटली करंटली अब हो जाएंगी जम्मू एंड कश्मीर में, क्योंकि जम्मू एंड कश्मीर एक लेजिस्लेटिव असेंबली का निर्माण वहां ऑलरेडी कराया गया। 107 सीट वहां पर है, 107 सीट को बढ़ाकर अब 114 कर दिया गया। 114 में से जो 24 सीट हैं ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है, ध्यान रखना है, पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर के लोगों के लिए रिजर्व कर दी गई। बहुत ही बड़ी बात है, ये बहुत आसान बात नहीं है। पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर की बात हो रही है, पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर जो अभी भी विवादास्पद क्षेत्र है भारत और पाकिस्तान के बीच में, यानी कि वहां पर किसका अधिकार है, ये भारत कहता है कि हमारा अधिकार है, पाकिस्तान कहता है हमारा अधिकार है। बहुत सिंपल सी बात है और बहुत जटिल फैसला है ये। क्यों, क्योंकि 107 से बढ़ाकर 114 सीट की गई, पहली बात, और उस 114 सीट में से जो 24 सीट है वो स्पेशली पीओके के मेंबर्स के लिए रिजर्व कर दी गई स्पेशली। इसके अलावा देयर वर 2 नॉमिनेटेड मेंबर्स इन द असेंबली, नाउ 5, यानी कि पहले जो नॉमिनेटेड मेंबर्स हुआ करते थे असेंबली में, जम्मू एंड कश्मीर की असेंबली में, वो 2 हुआ करते थे, लेकिन अब कितने होंगे, तो नॉमिनेटेड मेंबर्स की संख्या भी बढ़ा दी गई। इसके अलावा 37 सीट जम्मू में थी जो कि अब बढ़ाकर 43 कर दी गई, और कश्मीर में 46 सीट, लेकिन अब बढ़ाकर कितनी गई, कर दी गई 47 कर दी गई। 24 सीट पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर के लिए प्रिजर्व कर दी गई। यानी कि अब अगर आप सीट्स का बंटवारा देखें तो
स्पेशली, तो मैं अगर बहुत आसान लफ्ज़ों में, बहुत ही आसान भाषा में बताऊँ तो 114 सीट हैं जम्मू एंड कश्मीर में टोटल। अगर पूछ लिया जाए जम्मू में कितनी है, तो आपसे पूछ लिया जाएगा जम्मू में टोटल कितनी है, तो जम्मू में टोटल है 43 सीट है, और अगर आपसे पूछ लिया जाए कश्मीर में कितनी सीट है, तो 47 सीट है। इसके अलावा जो 24 सीट हैं, 24 सीट वो किसके लिए रिज़र्व कर दी गई हैं? पीओके के लिए, यानी पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर के लिए रिज़र्व कर दी गई हैं। प्रश्न एक ज़रूर ये पूछा जा सकता है, जो कि मुझे ये लगता है कि पूछा जा सकता है, ये वाला प्रश्न। ठीक है, मुझे उम्मीद है कि आपको ये वाली बातें समझ में आई होंगी, और ये बिल ये क्या कहता है, ये वाली बात भी आपको समझ में आई। चलिए, बात करते हैं नेक्स्ट इम्पोर्टेंट न्यूज़ के बारे में। नेक्स्ट इम्पोर्टेंट न्यूज़ जो थी वो है, सुप्रीम कोर्ट ने अपहोल्ड किया एब्रोगेशन ऑफ आर्टिकल 370, यानी कि जम्मू कश्मीर में आर्टिकल 370 के तहत जम्मू एंड कश्मीर की जो विशेष स्थिति को रद्द करने के केंद्र सरकार के 2019 के कदम को बरकरार रखा। सिंपल सा फंडा क्या है, मतलब अब जम्मू एंड कश्मीर पूरी तरह से क्या होगा, एक राज्य होगा, और जम्मू एंड कश्मीर को क्या दे दिया गया, राज्य का दर्जा दे दिया गया। इसके पहले हमने बोला कि टोटल कितनी सीट हैं जम्मू एंड कश्मीर में बना दी गई, 114 सीट बना दी जाएंगी। इसके अलावा लद्दाख को यूनियन टेरिटरी का दर्जा दिया गया। बिल्कुल सिंपल सा है प्रश्न, आप बस आपको इतना ही ध्यान रखना है इसमें। पीडीएफ से बाकी सारी चीजें आप चाहें तो पढ़ सकते हैं, बहुत ही आसान भाषा में, बहुत ही आसान लफ्जों में ये लिखा गया है। इसके अलावा नेक्स्ट जो न्यूज़ है ये तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके लिए भाई इंपॉर्टेंट है भाई, आप यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हो, किसी भी स्टेट पीसीएस की प्रिपरेशन कर रहे हो, तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको ये न्यूज़ पता होनी चाहिए। क्योंकि अगर आप कोचिंग संस्थान से नहीं जुड़े हुए हो, तो आपको ये वाली बात आपको अपडेट कराने वाला कोई नहीं है। ये अपडेट आप तभी हो सकते हो जब आप करंट अफेयर्स पढ़ते रहो। तो करंट अफेयर्स में इससे ये अपडेट करना आपको बहुत जरूरी है, आप सभी को पता होना चाहिए। यूपीएससी, स्पेशली यूपीएससी और स्टेट पीसीएस, कोई भी स्टेट पीसीएस हो या स्टेट पीएससी हो, सभी में ये प्रश्न पूछा जा सकता है। क्या प्रश्न पूछा जाएगा, चलिए बात करते हैं। हुआ क्या, हुआ ये कि राज्यसभा में एक बिल पास हो गया, किसकी नियुक्ति को लेकर, तो चीफ इलेक्शन कमिश्नर और इलेक्शन कमिश्नर्स की नियुक्ति को लेकर एक बिल पास हो गया। कौन बिल को प्रेजेंट कर रहा है, तो लॉ मिनिस्टर साहब ने बिल को रिप्रेजेंट किया था। चलिए, फिलहाल हम लोग बात करते हैं हुआ क्या है और क्या चीजें, क्या चेंजेस कर दिए गए हैं इनके अपॉइंटमेंट पर, यानी जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर्स या इलेक्शन कमिश्नर्स होते हैं, इनके अपॉइंटमेंट में किस तरह से बदलाव कर दिया गया है, ये इंपॉर्टेंट है। हुआ क्या, राज्यसभा ने आज मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति, सेवा की शर्त और कार्यकाल की अवधि विधेयक 2023 पारित कर दिया गया। यह विधेयक चुनाव आयुक्तों की सेवा शर्तें और व्यवसाय के संचालन के अधिनियम 1991 का स्थान लेता है। इसके अलावा यह मुख्य चुनाव आयुक्त और इलेक्शन कमिश्नर की बात करें तो उनके अपॉइंटमेंट और सैलरी और रिमूवल के बारे में बात करेगा। हुआ क्या, इस पर बात अब है। विधेयक के प्रावधानों के अनुसार सीईसी और ईसी की नियुक्ति चयन समिति की सिफारिश पर राष्ट्रपति द्वारा की जाएगी। मतलब क्या है, मतलब क्या है, जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर और इलेक्शन कमिश्नर होगा वो अपॉइंट किया जाएगा प्रेसिडेंट के द्वारा, लेकिन ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द सिलेक्शन कमेटी। यानी वो जो सिलेक्शन कमेटी है, उस सिलेक्शन कमेटी की रिकमेंडेशन पर प्रेसिडेंट इनकी नियुक्ति करेंगे। साथ ही साथ अब से ऐसा होगा, इसलिए ये लिखना बहुत जरूरी है। अब बात करें सिलेक्शन कमेटी में होगा कौन कौन, ये भी अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रश्न यहीं से पूछा जाता है यूपीएससी और पीएससी में। सिलेक्शन कमेटी विल कंसिस्ट ऑफ प्राइम मिनिस्टर, यूनियन कैबिनेट मिनिस्टर एंड लीडर ऑफ अपोजिशन, या फिर और द लीडर ऑफ लार्जेस्ट अपोजिशन पार्टी इन द लोकसभा। मतलब क्या, ये जो चयन समिति है ना, ये जो सिलेक्शन कमेटी है, इसमें कौन कौन से मेंबर होंगे, तो पहला मेंबर आप सभी को पता है प्राइम मिनिस्टर। दूसरा मेंबर कौन होगा, यूनियन कैबिनेट मिनिस्टर। तीसरा, लोकसभा में विपक्ष का जो नेता होगा, विपक्ष का नेता जो होगा, लोकसभा, राज्यसभा की बात नहीं हो रही है, किसी लेजिस्लेटिव असेंबली की बात नहीं हो रही है, ध्यान रखना है। लोकसभा में जो विपक्ष का नेता है वो होगा तीसरा, तो यानी अपोजिशन, अपोजिशन लीडर ऑफ अपोजिशन। ठीक है, इसके अलावा इनकी जगह पर अगर लीडर ऑफ अपोजिशन नहीं है तो और करके एक और व्यक्ति को शामिल कर दिया गया, सबसे बड़े विपक्षी दल का नेता, सबसे बड़ा विपक्षी दल का नेता। ठीक है, तो ये दोनों बातें ध्यान रखेंगे। इसके अलावा अगर मुख्य चुनाव आयुक्त ड्यूटी के दौरान आदेश देते हैं तो कोर्ट इनके खिलाफ कार्यवाही नहीं करेगा, यानी कि कोर्ट का किसी भी तरह का हस्तक्षेप यहाँ पर देखने को नहीं मिलेगा। बिल्कुल सिंपल सा है। वर्तमान में सीईसी और ईसी को, यानी कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर और इलेक्शन कमिश्नर को सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश का दर्जा प्राप्त है और इस संशोधन को वो बरकरार रखा गया है। तो ये वाली बात भी आपको पता होनी चाहिए। इस स्लाइड में जितनी भी चीजें हैं सारी इंपॉर्टेंट हैं। इसके अलावा उन्होंने ये भी कहा, कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल हैं अभी में, उन्होंने ये भी कहा कि जो वेतन है वो न्यायालय के न्यायाधीश के वेतन के समान वेतन दिया जाएगा। यानी सैलरी की बात हो रही है, सैलरी कितनी मिलेगी, जो सैलरी होती है सुप्रीम कोर्ट के जज की, उतनी ही सैलरी दी जाएगी इनको भी। साथ ही साथ इसके अलावा अगर बात करें जो इनकी सर्च कमेटी है, सर्च कमेटी, मोर ओवर द सर्च कमेटी की बात जब हम लोग करते हैं,
अच्छा, दूसरा ये वाला भी पढ़ लेते हैं। वन मोर अमेंडमेंट इन द बिल दैट प्रोटेक्ट द सिटिंग इलेक्शन कमिश्नर फ्रॉम सिविल एंड क्रिमिनल प्रोसीडिंग। इन पर किसी भी तरह की सिविल और क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स नहीं चलाई जाएंगी, है ना, किसी भी तरह की नहीं चलाई जाएंगी इन पर, अगर जब तक ये अपने पद पर मौजूद हैं। इसके अलावा सर्च कमेटी की जब हम लोग बात करते हैं, सर्च कमेटी यानी कि खोज समिति के चयन पैनल की अध्यक्षता अब केंद्रीय कानून मंत्री करेंगे। ठीक है, तो ध्यान रखना है, सर्च कमेटी की प्रेसिडेंटशिप या हेड कौन करेगा, अब यूनियन लॉ मिनिस्टर। इसके पहले कौन करता था हेड, तो अभी तक हेड करते थे कैबिनेट सेक्रेटरी, हेड करते थे, लेकिन अब कैबिनेट सेक्रेटरी के स्थान पर अब हेड करेंगे यूनियन लॉ मिनिस्टर। अपने आप में बहुत बड़ी बात है, यानी कि ये पूरी चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या क्या चीजें, पहली बात तो सैलरी कितनी मिलेगी, तो सैलरी मुख्य जो हमारा सुप्रीम कोर्ट के जज हैं उनके बराबर सैलरी दी जाएगी। इसके अलावा दूसरी बात, सर्च कमेटी जो है यानी खोज समिति की अध्यक्षता आप केंद्रीय कानून मंत्री करेंगे। साथ ही साथ जो भी इलेक्शन कमिश्नर या चीफ इलेक्शन कमिश्नर हैं, इन पर पद के दौरान, जब तक ये अपने पद पर हैं तब तक इन पर किसी भी तरह के सिविल और क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स नहीं चलाई जाएंगी। साथ ही साथ अगर बात करें तो इनकी नियुक्ति प्रेसिडेंट के द्वारा होगी ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द सिलेक्शन कमेटी। सिलेक्शन कमेटी कंसिस्ट ऑफ प्राइम मिनिस्टर, यूनियन कैबिनेट मिनिस्टर एंड लीडर ऑफ अपोजिशन और द लीडर ऑफ लार्जेस्ट अपोजिशन पार्टी इन द लोकसभा। इसके अलावा इन्हें किसका दर्जा प्राप्त है, तो इन्हें सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश का दर्जा प्राप्त है। एज इट इज, ये वाली बातें आप ध्यान रखेंगे। अब बात कर लेते हैं इलेक्शन कमिश्नर यानी कमीशन ऑफ इंडिया की, यानी कि भारतीय के चुनाव आयोग की। इसकी स्थापना, ये एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन में इसका वर्णन किया गया है। कौन से आर्टिकल में किया गया है, तो हमारे भारतीय संविधान के पार्ट 15 आर्टिकल नंबर 324 से 329 के बीच में इनके बारे में बताया गया है, यानी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के बारे में बताया गया। साथ ही साथ ये किस तरह से काम करेगा, किनकी चुनाव करवाएगा, ये सारी बातें दी गई है आर्टिकल 324 से 329 के बीच में। इनका जो कार्यकाल है या टेन्योर है वो 6 साल या 65 साल, विच एवर इज अर्लियर, 6 years और 65 years, विच एवर इज अर्लियर, यानी कि 6 साल या 65 साल इनकी आयु है। और पुनर्नियुक्ति का कोई मौका नहीं है, यानी कि फिर से इन्हें रीअपॉइंट नहीं किया जा सकता है। ये भी अपने आप में बहुत बड़ी बात है। इसकी स्थापना कब की गई है, तो 25 जनवरी 1950 में इसकी स्थापना की गई थी। एज इट इज, ध्यान रखना है। क्या क्या भाई याद रखना है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, इसकी स्थापना 25 जनवरी 1950 में की गई। 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। इसके अलावा कॉन्स्टिट्यूशन के किस पार्ट में मेंशन है, तो पार्ट नंबर 15। पार्ट नंबर 15 आर्टिकल 324 से 329 में इन सारे इलेक्शंस के बारे में बताया गया है, यानी या फिर आयोग किस तरह से काम करेगा इसके बारे में बताया गया है। इसके अलावा इसका टेन्योर क्या होगा, 6 साल या 65 साल, विच एवर इज अर्लियर। ठीक है, बहुत ही आसान है, ध्यान रखना है। अब बात करते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज के बारे में। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज है कि मोहम्मद शमी, आप सभी को पता है, ये भारतीय इंडियन क्रिकेट मेंस क्रिकेट टीम के एक बॉलर है जिनका जबरदस्त प्रदर्शन रहा है भाई, बहुत ही जबरदस्त प्रदर्शन रहा आईसीसी वर्ल्ड कप में बहुत ही शानदार प्रदर्शन। इस वजह से प्रदर्शन को देखते हुए मोहम्मद शमी जी को इस साल अर्जुन अवार्ड से सम्मानित किया जाएगा, अर्जुन अवार्ड से सम्मानित किया जाएगा। ठीक है, इसके अलावा 2 प्लेयर और जिनका नाम आपको इमेज यहाँ पर दिख रही है, जिनकी इमेज आपको दिख रही है, वो कौन है, सात्विक साईराज रंगी रेड्डी और चिराग शेट्टी। तो एक नाम है, आपको ध्यान रखना है, सात्विक साईराज। सात्विक साईराज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट ये हर एक एग्जाम में पूछा जा सकता है ना। चिराग चिराग शेट्टी, ये दोनों नाम ध्यान रखना है। ये दोनों बैडमिंटन प्लेयर हैं, ध्यान रखना है। ये कौन से प्लेयर है, बैडमिंटन प्लेयर है। यहाँ पर आपको इमेज में बैडमिंटन दिख भी रहा होगा, बैडमिंटन दिख रहा होगा, बैडमिंटन प्लेयर है, बैडमिंटन प्लेयर है। इन्हें मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड से सम्मानित किया जाएगा। मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड की जब आप बात करते हैं तो वो अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड के बारे में आप बात कर रहे हो, ये जो कि भारत का हाईएस्ट स्पोर्ट प्राइज है, हाईएस्ट, भारत का सबसे बड़ा खेल अवार्ड अगर कोई है तो वो है मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड। किन्हें सम्मानित किया जाएगा, तो सात्विक साईराज और चिराग शेट्टी, ये दोनों नाम ध्यान रखना है। 2022 की जब हम लोग बात करते हैं तो वहां पर शरत कमल अचंता, आप सभी को पता है, शरत कमल अचंता को, कमल अचंता जी को, जो कि एक टेनिस प्लेयर है, उन्हें यह अवार्ड दिया गया था। कई बार वो 2022 के जितने भी एग्जाम हुए, या सॉरी 2023 में अभी जितने भी एग्जाम हुए उन सभी में पूछा गया। 2023 में लगभग हर दूसरे एग्जाम में ये पूछा गया सवाल था, शरद कमल अचंता किस खेल से एसोसिएट करते थे, ये पूछा गया, या फिर किन्हें अवार्ड दिया गया, मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड, हाईएस्ट स्पोर्ट ऑनर है, इसलिए ध्यान रखना है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो 2 नाम आपको ध्यान रखना है, सात्विक साईराज और चिराग शेट्टी, ये दोनों नाम आपको ध्यान रखना है, बैडमिंटन प्लेयर है। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज के बारे में। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज है, मध्य प्रदेश सरकार ने पीएम कॉलेज ऑफ एक्सीलेंस सभी राज्य के सभी जिलों में खोलने की घोषणा की है। बिल्कुल सिंपल सा है, यानी कि पहली जो बैठक हुई मोहन यादव जी की, उसमें इन्होंने ये फैसला लिया
कि मध्य प्रदेश सरकार कुल 570 सरकारी कॉलेजों में से हर जिले में एक कॉलेज को पीएम कॉलेज ऑफ एक्सीलेंस के रूप में अपग्रेड करेगी। नई नहीं खोले जाएंगे, उन्हीं जो कॉलेज आज के समय पे 570 गवर्नमेंट कॉलेज हैं मध्य प्रदेश में, उनमें से ही उन्हें अपग्रेड कर दिया जाएगा, यानी अच्छे लेवल पर वहां पर शिक्षा मिलेगी। यहाँ पे बगल में जो आपको देखने को मिल रही है ये इमेज में, ये कौन है? ये है वीरा राणा। इनका नाम आपको करंटली पता होना चाहिए। ये मुख्य सचिव है, ध्यान रखना है, मुख्य सचिव है। बहुत ज्यादा मध्य प्रदेश के मुख्य सचिव कौन है करंटली? वीरा राणा, एज इट इज इंपॉर्टेंट है। बात करते हैं इसके अलावा कौन कौन से फैसले लिए गए। तो तेंदूपत्ता पत्ता संग्रहण में मध्य प्रदेश में 3,000 रुपए प्रति बोरा से बढ़ाकर 4,000 रुपए प्रति बोरा, ये इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है आपके लिए। राज्य के शहरी क्षेत्रों में बिना लाइसेंस के खुले में मांस मछली पर प्रतिबंध लगाने का निर्णय लिया गया, ये भी इतना ज्यादा एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट नहीं है। मंत्रिपरिषद द्वारा पूर्व अपराधों में गंभीर अपराधों में आदतन अपराध न्यायालय जमानती से धारा 330, 38, 39 के प्रावधानों के अनुसार निरस्त करने के संबंध में भी निर्णय लिया गया, ये भी इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। फिलहाल आप ध्यान रखें कितना, सिर्फ वीरा राणा का नाम आप ध्यान रखेंगे। इसके अलावा करंट चीफ मिनिस्टर कौन है उनका नाम आपको पता होना चाहिए, डॉक्टर मोहन यादव। कहाँ से आते हैं? उज्जैन दक्षिण से क्षेत्र से आते हैं। इसके अलावा बात करते हैं कुछ शॉर्ट न्यूज के बारे में। शॉर्ट न्यूज में भी बहुत सारे इंपॉर्टेंट न्यूज है, आप सभी को ये वाली बातें पता होंगी। सिर्फ ये वन लाइनर फैक्ट है, इस वजह से यहाँ पर इन्हें इंक्लूड किया गया है। बात करते हैं रास महोत्सव। रास महोत्सव माजुली में आयोजित किया गया। वर्ल्ड का लार्जेस्ट इनहैबिटेंट रिवर आइलैंड है माजुली, वहां पर रास महोत्सव आयोजित किया गया। आप सभी को पता होगा असम में स्थित जो माजुली है वो वर्ल्ड का लार्जेस्ट इनहैबिटेंट रिवर आइलैंड है, वहां पर रास महोत्सव आयोजित किया गया। रास महोत्सव आयोजित किया गया। साथ ही साथ एक रास महोत्सव गुजरात में आयोजित किया गया जो कि अपने आप में वर्ल्ड रिकॉर्ड बना है। लगभग 37,000 से ज्यादा महिलाओं ने उसमें गरबा परफॉर्म किया। अगर बात करें गरबा के बारे में, तो गरबा को रिसेंटली यूनेस्को के द्वारा यूनेस्को हेरिटेज में शामिल किया गया है, ये वाली बात भी ध्यान रखना है। चलिए, अमृत वृक्ष आंदोलन किस सरकार के द्वारा चलाया गया एक आंदोलन है? तो आपको पता होना चाहिए कि असम गवर्नमेंट के द्वारा ये चलाया गया एक आंदोलन है। अमृत वृक्ष, ये बात किसी है? ये बात है अमृत वृक्ष, यानी कि पेड़ लगाने का एक आंदोलन चलाया गया। कहाँ? असम में, जिसे 9 गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड मिले हैं रिसेंटली। इसके अलावा बिहार ने लॉन्च किया मिशन दक्ष किसके लिए? तो स्पेशली 25 लाख एकेडमिकली वीक स्टूडेंट, तो 25 लाख जो कि वीक स्टूडेंट हैं उनके लिए एक मिशन चलाया गया, उनको उच्च शिक्षा दिलाने के लिए या अच्छी शिक्षा दिलाने के लिए मिशन दक्ष चलाया गया। इसके अलावा एयर मार्शल मार्कंड रनाडे डायरेक्टर जनरल बन गए हैं, डीजी बन चुके हैं एयर हेडक्वार्टर दिल्ली के। एज इट इज इंपॉर्टेंट ध्यान रखना है, डीजी ऑफ इंस्पेक्शन एंड सिक्योरिटी के नए जो डायरेक्टर जनरल हैं वो कौन है? मकरंद रनाडे। इसके अलावा वाइस एडमिरल दिनेश त्रिपाठी जी का नाम ध्यान रखना है, जो कि भारत के नए वाइस चीफ ऑफ नेवी स्टाफ हैं, भारत के नए वाइस चीफ ऑफ नेवी स्टाफ। इसके अलावा कौन है? दिनेश त्रिपाठी। इसके अलावा वर्ल्ड का फर्स्ट पोर्टेबल हॉस्पिटल आरोग्य मैत्री 8 क्यूब, अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार प्रश्न एग्जाम में पूछा जा सकता है, ऐसी पूरी संभावना है। एक प्रश्न आपको ध्यान रखना है, मिशन दक्ष किसने चलाया? बिहार ने चलाया। किसके लिए चलाया? तो एकेडमिकली वीक स्टूडेंट के लिए। दूसरा आपको पता होना चाहिए कि अमृत वृक्ष आंदोलन असम में चलाया गया। इसके अलावा तीसरी बात आप ध्यान रखेंगे, वर्ल्ड का पहला पोर्टेबल हॉस्पिटल का मतलब क्या है? एक स्थान से दूसरे स्थान पर बहुत ही आसानी से शिफ्ट कर सकें, ट्रांसपोर्ट कर सकें, आप एक हॉस्पिटल को दूसरी जगह पर लगा सकें, है ना, अपनी सुविधा अनुसार। उसका नाम क्या है? आरोग्य मैत्री 8 क्यूब। आरोग्य मैत्री 8 क्यूब बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। गुरुग्राम में इसे अनवील किया गया, जो कि वर्ल्ड का पहला पोर्टेबल हॉस्पिटल है, ये नाम ध्यान रखना है, ठीक है। इसके अलावा जर्मनी ने फीफा अंडर 17 वर्ल्ड कप पहली बार जीत लिया है। फीफा अंडर 17 वर्ल्ड कप का खिताब पहली बार जर्मनी ने जीत लिया है, एज इट इज इंपॉर्टेंट है। तो आपसे प्रश्न पूछा जाएगा फीफा अंडर 17 वर्ल्ड कप का खिताब किसने जीता है रिसेंटली? तो ध्यान रखना है पहली बार जर्मनी ने जीता है। इसके अलावा आईएनएस संधायक जो कि लार्जेस्ट सर्वे वेसल है, जो कि इंडिया में पूरी तरह से बिल्ट और डिजाइन किया गया है GRSC के द्वारा। तो प्रश्न क्या पूछा जाएगा? प्रश्न पूछा जाएगा लार्जेस्ट सर्वे वेसल ऑफ इंडिया कौन सा है? लार्जेस्ट सर्वे वेसल ऑफ इंडिया, तो वो है आईएनएस संधायक, ध्यान रखना है आपको। इसके अलावा नेक्स्ट आप ध्यान रखेंगे, यूनेस्को ने ऐड किया है गुजरात का गरबा जो डांस है उसे इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज लिस्ट में शामिल किया गया है। अपने आप में बहुत बड़ा प्रश्न है, कई बार ये प्रश्न पूछा गया है, स्पेशली मैंने देखा है ये पूछा जा चुका है, केबीसी में रिसेंटली पूछा गया था। इसके अलावा अर्जेंटीना के जो सुपरस्टार है लियोनेल मेस्सी, इन्हें टाइम्स एथलीट ऑफ द ईयर का खिताब दिया गया। टाइम्स एथलीट ईयर ऑफ द खिताब किसे दिया गया? लियोनेल मेस्सी साहब को, जो कि अर्जेंटीना के एक प्लेयर हैं, फुटबॉलर हैं स्पेशली। इसके अलावा द इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एजुकेशन एंड रिसर्च भोपाल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है मध्य प्रदेश के स्टूडेंट के लिए। इन्होंने
पहली बार कंडक्ट किया फर्स्ट एवर जीनोम सीक्वेंसिंग की जामुन का जो साइंटिफिक नेम है वो सीजियम क्यूमिनी इसका साइंटिफिक नेम है, और पहली बार इसकी जीनोम सीक्वेंसिंग की गई कहाँ? इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एजुकेशन एंड रिसर्च भोपाल में, जो कि स्थित है। ध्यान रखना है यहाँ पर इसकी जीनोम सीक्वेंसिंग की गई। तो प्रश्न क्या पूछा जाएगा? दो प्रश्न यहाँ पे कुछ बनते हैं। पहली बार जीनोम सीक्वेंसिंग जामुन की कहाँ की गई? तो IISER भोपाल में की गई। इसके अलावा IISER यानी इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एजुकेशन एंड रिसर्च का मुख्यालय कहाँ पर है? तो ये भी पूछा जा सकता है, वो कहाँ है? भोपाल में है। एज इट इज पता होना चाहिए। इसके अलावा डोनाल्ड टस्क बन चुके हैं नए प्राइम मिनिस्टर पोलैंड के। तो पोलैंड के, ध्यान रखना है, पोलैंड के नए पीएम कौन है? तो डोनाल्ड टस्क। इसके अलावा जावियर मिलेई अर्जेंटीना के नए प्रेसिडेंट बन गए हैं। तो अर्जेंटीना के नए पीएम कौन प्रेसिडेंट हैं? अर्जेंटीना के प्रेसिडेंट, ये यहाँ बात हो रही है अर्जेंटीना के प्रेसिडेंट की। तो प्रेसिडेंट कौन बन गए हैं? तो जेवियर मिलेई। एज इट इज पता होना चाहिए। इसके अलावा म्यांमार, जो कि ओपीएम यानी अफीम का लार्जेस्ट प्रोड्यूसर बन चुका है, म्यांमार। ठीक है। और वहीं से आप ये म्यांमार वही है जो भारत, अगर आप भारत की बात करें तो भारत का जो स्पेशली नॉर्थ ईस्ट वाला हिस्सा है ना, आप देखते हैं यहाँ पर आपको म्यांमार देखने को मिलेगा, और म्यांमार से ही बहुत ज्यादा अफीम का उत्पादन किया जा रहा है। उत्पादन बिगेस्ट प्रोड्यूसर बन चुका है, और वहां से अफीम भारत में कहाँ इंटर करता है? नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में, जहां पर ये मीजो खासी जयंतिया हिल्स आप देखने को मिलती हैं, या मिजोरम नागालैंड जैसे जो राज्य है वहां पर देखने को मिलते हैं। वहां पर इसका बहुत जबरदस्त लेवल पर वहां पे ब्लैक मार्केटिंग भी होती है, और बहुत ज्यादा लेवल पर ओपियम वहां पर पहुंच रहा है। इस चीज को रोकने के लिए सरकार ने बहुत सारे स्टेप्स रिसेंटली उठाए हैं। इसके अलावा लिएंडर पेस विजय अमृतराज पहले एशियन मैन बन गए हैं जिन्हें टेनिस हॉल ऑफ फेम का खिताब दिया गया। अपने यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है, लिएंडर पेस विजय अमृतराज, ये प्रश्न बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। 5 स्टार लगाइए। लिएंडर पेस विजय अमृतराज पहले एशियन मैन है जिन्हें टेनिस हॉल ऑफ फेम का खिताब दिया गया। इसके अलावा कैप्टन फातिमा वसीम पहली वुमेन मेडिकल ऑफिसर हैं जिन्हें सियाचिन ग्लेशियर में ऑपरेशन पोस्ट पर नियुक्त किया गया। तो पहली वुमेन मेडिकल ऑफिसर जिन्हें सियाचिन ग्लेशियर के पास जो ऑपरेशनल पोस्ट है वहां पर इन्हें नियुक्त किया गया है, पहली वुमेन मेडिकल ऑफिसर है। अभी तक किसी भी महिला को नियुक्त वहां पर नहीं किया गया था, लेकिन पहली बार फातिमा वसीम को वहां नियुक्त किया गया है। अपने आप इंपॉर्टेंट है। क्या क्या चीजें इस स्लाइड में इंपॉर्टेंट है? एक पहली चीज IISER भोपाल, ध्यान रखना है। इसके अलावा डोनाल्ड टस्क पोलैंड के प्राइम मिनिस्टर, जावियर मिलेई अर्जेंटीना के प्रेसिडेंट, म्यांमार सबसे ज्यादा ओपीएम प्रोड्यूसर, लिएंडर पेस और विजय अमृतराज पहले एशियन मैन जिन्हें टेनिस हॉल ऑफ फेम से सम्मानित किया गया, फातिमा वसीम पहली वुमेन मेडिकल ऑफिसर जिन्हें सियाचिन ग्लेशियर में नियुक्त किया गया है। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है। फातिमा वसीम का नाम भी पहली वुमेन मेडिकल ऑफिसर, अपने आप में कितनी बड़ी बात है। चल बात करते हैं आज के प्रैक्टिस क्वेश्चन के बारे में, जिनका जवाब आप कहां पर देंगे, कमेंट सेक्शन में देंगे। मुझे उम्मीद है कि आपको ये पूरा लेक्चर पसंद आया होगा। प्रश्न बहुत ही सिंपल सा है, इनका जवाब आप कहां पर देंगे? कमेंट सेक्शन में देंगे। आराम से देखिएगा और जवाब जरूर लिखिएगा, क्योंकि ये प्रश्न इतने इंपॉर्टेंट हैं कि आपको आने वाले जितने भी अपकमिंग एग्जाम है उनमें से कोई एक प्रश्न जरूर देखने को मिल सकता है। इस वजह से ये यहाँ पर रखे गए हैं। मुझे उम्मीद है कि आपको ये पूरा लेक्चर पसंद आया होगा, और इससे रिलेटेड किसी भी तरह का फीडबैक आप देना चाहें तो आप जरूर दें। इसके अलावा आप चाहें तो हमें सोशल मीडिया हैंडल जैसे इंस्टाग्राम, टेलीग्राम या फेसबुक पर आप हमें फॉलो और ज्वाइन कर सकते हैं। मुझे उम्मीद है कि सारी बातें आपको आसानी से समझ में आई होंगी। अगर फिर भी आपको किसी भी टॉपिक में किसी भी तरह का डाउट है तो आप यूट्यूब के कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें, मैं उसका जवाब जरूर दूंगा, और साथ ही साथ स्पेशली नाम लेकर मैं अगले लेक्चर में आपको वो चीजें समझाने का प्रयास करूंगा। मुझे उम्मीद है कि ये सारी बातें आपको आसानी से समझ में आई होंगी। हम लोग फिर से मिलेंगे अपने नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए आप सभी अपना ख्याल रखिए और मुस्कुराते रहिए। थैंक यू, टाटा, बाय बाय।